हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य तिवारी है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी तक हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ख़त्म कर लिया अपना टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल कैसे जीता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द सॉरी Bengal, the richest province of the Mughal Empire, included present-day Bangladesh, and its Nawab had authority of the region constituting present-day states of Bihar and Odisha. तो बेसिकली बंगाल क्या था, मुगल एम्पायर का एक रिचेस्ट प्रोविंस था, काफ़ी रिच था वो प्रोविंस। और जो बंगाल था वो बेसिकली आज की तरह बंगाल नहीं था, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट। उस टाइम वो प्रेजेंट डे बांग्लादेश भी उसमें हुआ करता था, बिहार उड़ीसा सब कुछ था उसमें। और वहाँ पे एक नवाब की अथॉरिटी हुआ करती थी। नवाब बेसिकली एम्परर से अलग होता था। जैसे मुगल एम्पायर का एक एम्परर हो गया, उसके अंडर में नवाब अपॉइंट करता था, उसको एक अथॉरिटी देता था नवाब को कि एज ए नवाब आप क्या कर सकते हो, बंगाल पे रूल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वाइटल कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो भी ट्रेडिंग है वो बंगाल में स्टार्ट किया था। उनका एज नियरली 60% जो इंपोर्ट था, ब्रिटिश इंपोर्ट था एशिया से, वो बेसिकली कहाँ से, बंगाल से ही आता था। उसमें क्या क्या इंपोर्ट्स होते थे ब्रिटिशर्स के, साल्ट पेटर। ये बेसिकली साल्ट पेटर जो होता है बेसिकली गन पाउडर बनाने के लिए होता था। तो ये बहुत अच्छा था कि गन पाउडर की फैक्ट्री उन्होंने बना ली थी। उसके अलावा राइस, इंडिगो, पेपर, ब्लैक पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल के लिए भी जाना जाता था बंगाल। आजकल बांग्लादेश भी आप जानते हो कि टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है। देन हैंडीक्राफ्ट। होता गया फिर ड्यूरिंग द 1630 जो रेगुलर कॉन्टेक्ट था ब्रिटिश वो कंटिन्यूड रहता है। उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री भी बनाते हैं बालासोर में, हुगली में, कासिम बाज़ार में, पटना एंड ढाका में। 1690 तक क्या होता, पहले तो ये कॉमर्शियल ही पूरा था। 1690 में जो इन्होंने कलकत्ता भी बना लिया था, जैसा कि मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, इंग्लिश कलकत्ता का क्या बोलते हैं, कलकत्ता सिटी सेटलमेंट करती है इंग्लिश। इससे क्या होता है कि इनका जो इंग्लिश कॉमर्शियल सेटलमेंट था बंगाल, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, बट 1690 जाते जाते ये अपना एक कलकत्ता शहर भी बसा देते हैं इंग्लिश कंपनी, कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। इसमें क्या होता है, कंपनी 3000 रुपये देती है हर साल मुग़ल एम्परर को, जिससे कि वो ट्रेड फ्रीली कर पाए बंगाल में। इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपोर्ट था बंगाल से वो 50,000 पाउंड से भी ज़्यादा था हर साल का, जो एक्सपोर्ट करती थी बंगाल से। ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से नवाब थे बंगाल में, तो 1700 में मुर्शिद अली खान जो थे वो दीवान बनते हैं बंगाल का। वो अब 1727 तक रूल करते हैं बंगाल पे। उसके बाद उनका सन इन लॉ सुजाउद्दीन करके होता है, वो रूल करता है 1739। फिर उसके बाद एक साल के लिए उनका जो सन होता है सरफराज खान, वो इनकेपेबल सन होता है, बस एक साल के लिए काम करता है और वो रूल करता है। उसके बाद उसे मुर्शिद अली खान के ही एक अलवर्दी खान होते हैं उनके साथ के, वो मार देते हैं। ठीक है, किल्ड बाय अलवर्दी खान। उसके बाद अलवर्दी खान थोड़ा कैपेबल रूलर था, वो उसने रूल किया था बंगाल पे 1756 तक। उसने स्टॉप भी कर दिया था जो ट्रिब्यूट्स दिए जाते थे उस टाइम मुगल एम्परर को, वो भी स्टॉप कर दिया था। जो अभी तक जितने भी रूलर्स थे उसमें जो बंगाल का प्रोग्रेस था वो काफ़ी अच्छा था। इसमें और भी फैक्टर्स थे, बट क्या कहते हैं कि जो अभी तक मैंने मुर्शिद अली खान बताया आपको, सुजाउद्दीन, सरफराज का, अलवर्दी खान, इस तक बंगाल का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा रहा था। क्योंकि बाकी जो इंडिया था वो बेसिकली इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जैसे मराठा इन्वेजन भी चल रहा था और पार्ट्स में जाट रिवोल्ट्स भी चल रहे थे। तो बेसिकली और जो इंडिया के पार्ट्स थे वो बेसिकली डिस्टर्ब थे, बट बंगाल इस सबसे दूर था। और एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी हो रहे थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का नॉर्थ साइड में, आप जानते ही हो, दिल्ली पे आक्रमण किया था नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने। फिर उनका ये अहमद शाह अब्दाली का तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा के साथ वॉर भी हुआ था।
जिसे हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। बट बंगाल इस सबसे दूर था। द रीजन ऑफ बंगाल वो फॉर्चुनेट इनफ टू स्केप दिस चैलेंजेस। ठीक है, इन सब चीज़ों से बंगाल जो था वो दूर था, इसलिए वो और भी फ्लोरिश कर रहा था। इससे इसको आप और भी देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन थी कलकत्ता की वो 1706 में 15,000 थी, और वो 1750 में आते आते 1 लाख हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जो भी एरिया अनडिस्टर्ब्ड होगा, जहाँ आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी होगी, तो बेसिकली वहाँ पे लोग जाके ज़्यादा आके बसना चाहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक किसी भी प्लेस की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होती है तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग मूवमेंट भी करते हैं, माइग्रेट भी करते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है वहाँ पे। जैसे आप आज के टाइम पे सिटीज़ देख रहे होंगे, न्यू दिल्ली, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो लोग दिल्ली में आ रहे हैं, नोएडा में आ रहे हैं, बेंगलोर में आईटी सेक्टर्स वाले मूव कर रहे हैं, मुंबई में मूव कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली जो ज़्यादा फ्लोरिश सिटी होती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मूव करते हैं, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ढाका और मुर्शिदाबाद भी काफ़ी पॉपुलेशन से हाईली पॉपुलस हो चुका था। ठीक है, अब इसके आगे नवाब रिलेशंस विथ इंग्लिश। तो नवाब के रिलेशंस कैसे थे इंग्लिश के साथ? तो पहले तो आता है अलवर्दी खान और इंग्लिश को देखते हैं। 1741 में अलवर्दी खान क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार होते हैं। वो क्या करते हैं कि बंगाल के, मैंने जैसे ऊपर ही बताया कि सरफराज खान होता है, सन होता है ये मुर्शिद अली खान का, उसको मार के सूबेदार बन जाता है बंगाल का अलवर्दी खान 1741 में। फिर उसके बाद उसने अपनी पोजीशन सिक्योर की थी, लार्ज सम ऑफ मनी मोहम्मद शाह जो उस टाइम मुगल एम्परर थे उसको देके। अलवर्दी खान ने 15 साल तक रूल किया था और डिफेंड किया था बंगाल को मराठा इन्वेजन से। उस टाइम मराठा का इन्वेजन बंगाल पे नहीं हुआ था। इंग्लिश यूज मराठा, इसी का फ़ायदा उठा के इंग्लिश लोग भी कि मराठा का थ्रेट्स है, इसी का क्या बोलते हैं, मौका परस्ती करके उन्होंने अपना जो फोर्ट विलियम वाला एरिया था अलवर्दी की परमिशन लेके वो भी फोर्टिफाई कर लिया था। बट अलवर्दी को क्या होता है कि जो भी कार्नेटिक में यूरोपियन लोगों ने अपनी डोमिनेंस बनाई थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कार्नेटिक वाले वॉर में, इसके बारे में अलवर्दी खान को कंसर्न जान जाता है। उसके बाद उसको कंसर्न होती है और वो चाहता था कि इन सबको एक्सपेल कर देना, हटाना, यूरोपियंस को बंगाल से निकालना। बट ये पूरा नहीं हो पाया, वो जल्दी ही डाइड इन अप्रैल 1756। उसके बाद उसका जो ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला, वो नेक्स्ट नवाब बनता है। ये क्या था? ये बेसिकली जो यंगेस्ट डॉटर होती है, जो सबसे छोटी पुत्री होती है अलवर्दी खान के, उसका बेटा होता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के बारे में डिस्कस करते हैं। सिराजुद्दौला जो था वो कम ही एज में बन गया था, एट द एज ऑफ 20। ठीक है, अब क्या था, उसके टाइम पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बहुत थी, उसे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनली उसके खिलाफ जैसे कि उसका एक कजिन शौकत जंग था, उसकी आंटी घसीटी बेगम, उसका ही आर्मी कमांडर मीर जाफ़र, ये सारे लोगों से अपोजिशन फेस कर रहा था। प्लस उस टाइम आते आते जो यूरोपियंस थे, एक्सटर्नल दिक्कतें यूरोपियंस फैक्टर कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, प्लस उसके कोर्ट में ये जगत सेठ, ओमनी चंद राय बल्लभ टाइप के लोग थे, राय दुर्लभ सॉरी। ठीक है, कोर्टियर्स भी, मतलब ये सब तो इंटरनल में हो गए कि इंटरनल क्या क्या चैलेंजेस थे सिराजुद्दौला के सामने। अब इसके साथ साथ इसके जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस, तो इससे ये एक्सटर्नल चैलेंज हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन्होंने सिराजुद्दौला ने काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए थे अपने राइवल्स के खिलाफ, जैसे कि शौकत जंग को बैटल में हरा के डिफीट करके उसके बाद उसे मारना हुआ। प्लस घसीटी बेगम को के भी जो वेल्थ थी उसको सीज कर लिया था और उसे अपने अंडर कंट्रोल रख लिया था। प्लस मीर जाफ़र को हटा के उसके जगह मीर मदन को उसके प्लेस पे रख दिया था। प्लस एक मोहन लाल थे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर करके वो फंक्शन करता था, उसको बना दिया था चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अपने टाइम पे। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए थे। अब क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बैटल होती है बंगाल के रेस्पेक्ट में, वो होती है बैटल ऑफ प्लासी। अब क्या ट्रिगरिंग फैक्टर था बैटल ऑफ प्लासी का? मिस यूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज। बेसिकली ये जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे, मैंने बताया भी था
कि उसमें क्या था, ट्रेड प्रिविलेज का कंपनी जो होती कर रही थी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी। उससे क्या होता, प्रॉब्लम हो रही थी नवाब के रेवेन्यू को, इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। नवाब का रेवेन्यू, क्या बोलते हैं, बंगाल का रेवेन्यू धीरे धीरे घटता जा रहा था। कम और ये जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे बेसिकली, आपको मैंने बताया था वो मैग्ना कार्टा जो फारूक सीआर के टाइम पे मैग्ना कार्टा फरमान टाइप के दस्तक दस्तक इशू करने का राइट्स दिया गया था, ये वही थे। बट क्या हो रहा था, कंपनी को वो दस्तक इशू करने के राइट्स मिले थे, बट क्या हो रहा था, उनके जो क्लर्क्स हैं, उनके अंडर में जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो भी एज अ प्राइवेट यूज करने के लिए वो प्रिविलेजेस को यूज कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ट्रेडिंग में जो कंपटीशन था वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा था। इनके पास ज़्यादा ट्रेडिंग के इसके कंपैरिजन में जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके पास इतने राइट्स नहीं थे जितने राइट्स इनके पास हो गए थे। ये अपने चीज़ों को क्या लोकली बेच भी रहे थे, जो दस्तक थे इंडियंस को भी दस्तक वो बेच रहे थे। तो क्या प्रॉब्लम था, जो कॉम्पिटिटिवनेस हो रही थी जो इंडियन ट्रेडर्स और ब्रिटिश ट्रेडर्स में, वो उसमें काफ़ी गैप आ रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो नवाब को रेवेन्यू भी आने वाले थे और भी चीज़ों से, जैसे सिर्फ कंपनी के अलावा और भी कोई भी परमिट्स होते, उस परमिट्स को ये फ्री में बेच रहे थे, उससे परमिट्स का रेवेन्यू ही लॉस हो रहा था नवाब का। प्लस अनऑथराइज फोर्टिफिकेशन, ये भी एक था कि बिना नवाब के कंसेंट के इंग्लिश ने फोर्टिफाई कर लिया था कलकत्ता को। इनके दुश्मनों को असाइलम देना हुआ, जैसे कृष्णा दास जो थे, कंपनी ने उसको असाइलम दिया था, शेल्टर दिया था। प्लस मिसट्रस्ट इंग्लिश के बीच, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था सिराज के को लेके, कि सिराज जो है वो अलाइन हो जाएगा फ्रेंच से, अटैक ऑन कलकत्ता। प्लस सिराज ने इसी सब चीज़ की वजह से कि सिराज ने प्लस एक अटैक भी किया होता है इंग्लिश के फोर्ट पे। इससे क्या होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो और एस्केलेट हो जाती है। अब बेसिकली ये कलकत्ता पे ही जो अटैक होता है उसी में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी होती है कि इसमें 146 इंग्लिश मैन को ये एक काल कोठरी में डाल देता है। उसमें 123 पीपल को सफोकेट, मतलब वो काफ़ी कम एरिया होता है उस रूम का एक हॉल टाइप का 14x14 एरिया होता है रूम का। उसमें 146 जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। सुबह होते होते उसमें से 123 पीपल जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मर जाते हैं। बट ये हिस्टोरिकली डिस्प्यूटेड पार्ट है। सारे हिस्टोरियंस जो हैं उसको ये नहीं वैलिड नहीं बोलते हैं। ये कुछ ही लोग मे बी यूरोपियन माइंडसेट से हिस्टोरियन ने इसको बदनाम करने के लिए सिराजुद्दौला को ये कहानी बनाई थी। तो ये हिस्टोरिकली डिस्प्यूटेड है। अब चलिए बैटल पे आते हैं, जो बैटल ऑफ प्लासी होती है। इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी के लिए रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता में आते हैं अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। उसके बाद कंस्पिरेसी करते हैं नवाब के, जो सिराजुद्दौला उस टाइम नवाब थे, उनके साथ सीक्रेटली अलाई करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है बेसिकली मीर जाफ़र के साथ। राय दुर्लभ, जगह सेठ, ओमनी चंद, ये इंटरनल राइवल्स होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इस एग्रीमेंट के तहत बोला जाता है कि जो सिराजुद्दौला के बाद हम मीर जाफ़र को नया नवाब बनाएंगे, जो कि कंपनी को रिवार्ड करेगा अगर बैटल जीत जाते हैं तो। अब क्या होता है, इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से मीर जाफ़र क्या होता है, इनका मेन कमांडर होता है सिराजुद्दौला का। अब ये इस कॉन्स्पिरेसी से क्या बेसिकली इंग्लिश की विक्ट्री तो वैसे भी फाइनलाइज हो गई थी, इंश्योर हो गई थी। तो 23 जून 1757 को बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी होती है। बिना इसको वो भी बैटल बोलते हैं, बिना युद्ध लड़े वो बैटल जीत लेना, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी नवाब के ऑफिशियल्स ने की थी। अब इसमें क्या होता है, 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराज वर डिफीटेड बाय द हैंडफुल ऑफ क्लाइव्स फोर्सेस। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र जो कमांडर था उसने लड़ा ही नहीं। सिराजुद्दौला को इस बैटल में क्या होता है कि मीर जाफ़र भेज देता है कि आप जाइए। तो बेसिकली जब वो जाता है तो उसका ही बेटा मीरान होता है, उसको कैप्चर करके मीर जाफ़र को मार देता है। बैटल ऑफ प्लासी से क्या होता है, जो इंग्लिश का कंट्रोल होता है बंगाल के रिसोर्सेज पे, वो पूरी तरीके से बन जाता है। आफ्टर प्लासी इंग्लिश मोनोपलाइज बंगाल का ट्रेड और कॉमर्स को मोनोपलाइज कर लेता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है बैटल ऑफ प्लासी का? इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसने बेसिकली फाउंडेशन रखी ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में। इसे स्टार्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इसके बाद मीर जाफ़र जो होता है वो बंगाल का नवाब बनता है। वो बेसिकली एक पपेट होता है, पपेट रूलर होता है बंगाल ब्रिटिशर्स का। लार्ज सम्स ऑफ मनी, मतलब बहुत बड़े मात्रा में वो मनी देता है, प्लस जमींदारी देता है 24 परगना की इंग्लिश को, प्लस जो मिलिट्री डोमिनेंस होती है ब्रिटिशर्स की बंगाल में वो इस्टेब्लिश हो जाती है। फ्रेंच राइवल्स को हटा दिया जाता है। जो रियल पावर होती है वो रॉबर्ट क्लाइव के पास आ जाती है, जो कि कंट्रोल करता है जो पपेट नवाब होता है मीर जाफ़र को। इंग्लिश की जो सोवरेनिटी होती है वो कलकत्ता पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दी जाती है। मतलब पहले तो ऐसे नहीं था, बट रियल पावर जो होती है इस बैटल के बाद ऑफिशियली इंग्लिश के पास आ जाती है। इवन वो एक अपना रेसिडेंट बोलते हैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी नवाब के कोर्ट में रख देते हैं अफेयर्स को देखने के लिए। अब जो भी चीज़ें थी अब वो कुछ एनोनिमस नहीं थी, अब सारा कुछ ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अपना एक बंदा नवाब के कोर्ट में भी रख दिया था कि रोज़ के जो भी अफेयर्स हो रहे हैं उसको देख रहा था। अब उसके बाद देखते हैं मीर कासिम का क्या होता है। अब मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760। अब मीर जाफ़र क्या होता है कि मीर जाफ़र रोज़ की डिमांड जो होती है ब्रिटिशर्स की, वो उससे इरिटेट हो जाता है मीर जाफ़र कि वो रोज़ पैसा ही मांगने आ जाते थे वो, बट इतना वो अरेंज नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, मीर जाफ़र एक डच के साथ कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है चुनसुरा में। बट क्या होता है, ये डच जो होते हैं वो बेसिकली बैटल ऑफ बेदारा मैंने बताया था 1759 में, उसमें इंग्लिश इन्हें हरा देते हैं। उसके बाद कंपनी बोलती है कि मीर जाफ़र हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, प्लस इसका जो बेसिकली जो रूल है वो सही नहीं है बंगाल में। तो इसको देख के ये ब्रिटिशर्स इसको हटा के उसकी जगह मीर कासिम को ले आते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये। और उस टाइम ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मीर कासिम को लाते हैं तो उस टाइम जो गवर्नर होता है कलकत्ता को वांसी टार्ट करके वो गवर्नर होता है, नया गवर्नर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए प्रीलिम्स का। ये मीर कासिम को सपोर्ट करता है। अब मीर कासिम और इनके कंपनी के बीच में 1760 में ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि मीर कासिम जब नवाब बनेगा तो वो कंपनी को जो डिस्ट्रिक्ट बुर्दवा की डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर और चिटगोंग दे देगा, और कंपनी का जो शेयर जो होगा वो हाफ होगा ट्रेड में, चूनम सिलहट के ट्रेड में, प्लस कंपनी मीर कासिम जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है कंपनी का वो भी चुकाएगा जो कि मीर जाफ़र नहीं चुका पाया है, प्लस 5 लाख देगा कंपनी के वार, जो कंपनी साउथ इंडिया में वार लड़ रही है उसमें कंपनी को फाइनेंस करेगा मीर कासिम 5 लाख रुपए देगा, प्लस जो मीर कासिम के एनिमी होंगे वही कंपनी के एनिमी होंगे, और कंपनी के फ्रेंड जो होंगे वही मीर कासिम के फ्रेंड होंगे, प्लस जो टेनेंट्स होंगे नवाब के टेरिटरी में वो कंपनी के लैंड्स में नहीं सेटल होंगे, न कंपनी के जो टेनेंट्स होंगे वो नवाब के टेरिटरी में आएंगे। फाइनली मीर कासिम को 1760 में नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम, बट इन सब अलवर्दी खान के बाद जो मीर कासिम होता है वो एबल नवाब होता है। वो क्या करता है, जब वो पावर में आता है वो अपनी जो कैपिटल होता है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता था मुर्शिदाबाद में जो इनका इंटरफेरेंस होगा ब्रिटिशर्स का वो बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, सेफ डिस्टेंस रखने के लिए कंपनी से कलकत्ता में, बेसिकली कलकत्ता मुर्शिदाबाद के पास में है, तो इससे सेफ डिस्टेंस रखने के लिए ये मुंगेर में चला जाता है अपनी कैपिटल को लेके। अब और अपनी ब्यूरोक्रेसी हो गई और अपने मेन ऑफ हिज चॉइस वो ऑर्गेनाइज करता है, रीमॉडल करता है अपनी आर्मी को एक तरह के यूरोपियन स्टैंडर्ड में। अब होता है बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम क्या होता है, जो मीर कासिम से एक्सपेक्टेशन थी कंपनी को, मीर कासिम वो पूरा नहीं करता है। अब राम नारायण करके, अब रीजन क्या क्या होते हैं बैटल ऑफ बक्सर के। राम नारायण एक डिप्टी गवर्नर होता है बिहार का, वो रिक्वेस्ट पे जो भी मीर कासिम रिक्वेस्ट करता है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको बेसिकली जो इंग्लिश ऑफिशियल्स पटना के होते हैं उसका सपोर्ट होता है। इससे क्या होता है, नवाब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, दिस अनॉयड नवाब। द मिस यूज ऑफ कंपनी दस्तक और ट्रेड परमिट, जो मैंने बताया था, जो कंपनी दस्तक का मिस यूज कर रही थी। इससे क्या होता है, मीर कासिम को पता चलता है रेवेन्यू घट रहा है, तो वो क्या करता है, उसने ड्यूटी को ही एबॉलिश कर देता है, वो सबके लिए ही इक्वल कर देता है। बोलता है न दस्तक मैं किसी से भी नहीं, दस्तक जो भी
कलेक्ट करूँगा, जो ट्रेड्स पे बेसिकली ट्रेड परमिट के लिए जो भी पैसे लग रहे हैं उसको ऑल टुगेदर वो ड्यूटी को ही हटा देता है। इससे क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स को जो फ़ायदा होता है, इससे वो सोचते हैं कि ये हमारे खिलाफ कैसे काम कर रहा है। इससे ब्रिटिश प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट दिस एंड इंसिस्टेंट कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले एज अगेंस्ट अदर ट्रेडर्स। क्यों पहले ट्रेडर्स पे ड्यूटीज लगती थी, अब उसको भी हटा दी गई है, तो ब्रिटिशर्स और अदर ट्रेडर्स सामान्य हो गए। इससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा होते हैं। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में, इंग्लिश और मीर कासिम के बीच में वॉर्स लड़ी जाती है 1763 में। 3 वॉर्स होती है, छोटी छोटी होती है। एक होती है कटवा, मुर्शिदाबाद और गिरिया, सूटी और मुंगेर, ठीक है। ये सारे, इसमें बेसिकली इंग्लिश जीत जाती है। मीर कासिम अवध भाग के जाता है, और अवध में बेसिकली जब भाग के जाता है तो उस टाइम अवध का जो नवाब होता है वो शुजा-उद-दौला होता है। उस टाइम उनके ही अवध में मुगल एम्परर भी प्रेजेंट होते हैं, शाह आलम टू। तो बेसिक फिर मीर कासिम जाके उनसे हेल्प मांगता है, तो ये पूरी अलायंस बनती है मीर कासिम की, नवाब अवध, शुजा-उद-दौला, शाह आलम, कि रिकवर किया जाए बंगाल को इंग्लिश से। बट क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में बेसिकली ये तीनों ही इंग्लिश इनको हरा देता, कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब अवध, शाह आलम को 22 अक्टूबर 1764 पे। और उस टाइम जो कमांडर होता है इंग्लिश फोर्स का, वो मेजर हेक्टर मुनरो होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली मुगल एम्परर ही सीधे सीधे ब्रिटिशर से हार जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर कि नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो द मुगल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया डिफीटेड बाय द इंग्लिश। अब नवाब ही नहीं बंगाल का, मुगल एम्परर भी हार चुके हैं। इस विक्ट्री से क्या होता है कि इंग्लिश एक ग्रेट पावर की तरह नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती है, और एक कंटेंडर बन जाती है कि सुप्रीमेसी का, कि होल इंडिया में, पूरे कंट्री में रूल कौन करेगा, उसका एक नया कंटेंडर पैदा हो जाती है। मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफ़र मिदनापुर, मुर्दवा, चितगोंग ये सब एरिया दे देता है बंगाल को ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करने के लिए, जो कि बेसिकली मीर कासिम से ट्रीटी में साइन हुआ था। अब ट्रेड प्रिविलेज भी दे दिया जाता है ब्रिटिश को, ड्यूटी फ्री इन बंगाल, एक्सेप्ट 2% ड्यूटी साइड पर रहेगी। मीर जाफ़र की डेथ के बाद उसका जो छोटा बेटा होता है निजामुद्दौला, उसको माइनर होता है बेसिकली, उसको नवाब बना दिया जाता है। बट जो रियल पावर होती है वो नायब सूबेदार के पास होती है, जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे रखा गया था डिप्टी गवर्नर, जो कि बेसिकली अपॉइंट किया जाता था इंग्लिश के द्वारा। उसको अपॉइंट और डिसमिस करने का राइट इंग्लिश के पास ही था। इससे क्या होता है कि नवाब एक पपेट रूलर बन गया, और बेसिकली जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थी उनके पास रियल पावर थी। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये इस ट्रीटी के लिए बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। ये ट्रीटी होती है इलाहाबाद में 1765 में। इसमें 2 ट्रीटी साइन किया जाता है, एक नवाब अवध के साथ, एक मुगल एम्परर के साथ। नवाब अवध मतलब शुजा-उद-दौला और एम्परर मतलब शाह आलम टू। अब नवाब अवध के नवाब के साथ क्या होता है, वो अपनी टेरिटरी सरेंडर करेंगे इलाहाबाद और कारा की शाह आलम टू को। वॉर में जो लड़ी गई है उसका जो खर्चा होगा वो 50 लाख जो वॉर की वजह से हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कंपनसेशन देंगे वॉर एक्सपेंसेस में, और लोकल जमींदार को सपोर्ट करेंगे, बलवंत सिंह जो जमींदार था बनास में। और शाह आलम टू के साथ, शाह आलम टू को एग्री हुए हैं कि वो अब इलाहाबाद में रहेंगे। ये जो इलाहाबाद वाला एरिया था वो बेसिकली शुजा-उद-दौला से ही इंग्लिश ने लिया था कि ये सरेंडर ऑफ टेरिटरी टू शाह आलम। अब यहीं पे रिसाइड और स्टे करने के लिए एग्री किया शाह आलम टू ने, और अंडर कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेंगे। दीवानी राइट शाह आलम टू से लिया। ये दीवानी राइट कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, बेसिकली जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था वो बेसिकली शाह आलम टू से ले लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब कंपनी इस दीवानी राइट के बदले क्या करेगी, एनुअल सम ऑफ 26 लाख रुपए देगी। और निजामत राइट भी ले लिया। निजामत राइट, एम्परर रिसीव 53 लाख फ्रॉम द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर। अब निजामत राइट मतलब कि क्या, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिसिंग, जस्टिस, सारा ही राइट्स, निजामत और दीवानी राइट दोनों ही राइट्स जो इम्पोर्टेंट राइट्स थे किसी भी जगह को रूल करने के लिए, वो ब्रिटिशर्स ने शाह आलम टू से ले लिए। कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब उनके पास उस जगह को
रूल एडमिनिस्ट्रेशन भी राइट आ गई, प्लस पैसे कलेक्ट करने की भी राइट आ गई। लेकिन क्लाइव ने अवध को क्यों नहीं एनेक्स किया अपने साथ? इसलिए एनेक्स नहीं किया क्योंकि उस टाइम कंपनी को कॉमर्शियल पर्पज के लिए कंपनी आई थी और वो इतनी जल्दी नहीं उलझ सकती थी और सब फाइट्स में। जैसे कि दे हैड टू डिफेंड अ लार्ज वल्नरेबल फ्रंटियर अगेंस्ट अफगान एंड मराठा। वो नहीं चाहती थी कि हमें ये भी फालतू के वॉर में हम उलझ जाएं अफगान और मराठा के साइड। इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि हम अवध को ही इंडिपेंडेंट बट फ्रेंडली, एज ए फ्रेंडली उसके ऊपर रूल करेंगे, एज ए फ्रेंडली उसे रखेंगे इंडिपेंडेंट, एज ए बफर स्टेट। सिग्निफिकेंस क्या हुआ ट्रीटी का? नवाब परमानेंटली अलाई बन गया कंपनी का, एक बफर स्टेट बन गया ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन राइट मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। प्लस एम्परर रबर स्टैम्प बन गया कंपनी का, क्योंकि देखा ही आपने कि एम्परर के फरमान के थ्रू जो पॉलिटिकल गेन था वो कंपनी का वो बेसिकली लीगलाइज हो गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, दीवानी राइट और जो निजामत राइट हुए। अब डुअल गवर्नमेंट आ गई। डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने। डुअल गवर्नमेंट में क्या थी? दीवानी और निजामत वाली राइट। अब पता ही आपको, मैंने बताया कंपनी कंट्रोल कर रही थी दीवानी राइट जो रेवेन्यू कलेक्शन का है, और ये निजामत पुलिस जुडिशियल और ये मिलिट्री जो भी सारे राइट्स है, डिफेंस। प्लस ये कंपनी जो कंट्रोल कर रही थी ये वाले राइट्स को, निजामत वाले, वो थ्रू द राइट टू डोमिनेट डेप्यूटी गवर्नर, जो रेसिडेंट नहीं हुआ करता था। एक तो गवर्नर, एक तो नवाब हो गया, एक नवाब ही डिप्टी सूबेदार बिलो द पोजीशन ऑफ नवाब ये रखा। तो इसके थ्रू ये निजामत क्या कर रहे थे? द कंपनी ऑल्सो कंट्रोल पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन, ठीक है, निजामत राइट। लेकिन इसको जो नॉमिनेट करने का राइट था वो किसके पास था? रॉबर्ट क्लाइव के पास था। सोर्स ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल का बेसिकली सोर्स क्या था? कंपनी ने दीवानी राइट जो थी वो एम्परर से ली थी, और निजामत राइट जो हो थी बेसिकली सूबेदार ऑफ बंगाल से आ रही थी, जिसको वो खुद ही अपॉइंट कर रहे थे। एडवांटेज क्या थी? कंपनी दोनों ही मिलिट्री और रेवेन्यू सिस्टम दोनों को ही कंट्रोल कर रही थी। नवाब बस रूलर देख रहे थे, बट मेन रूलर, रियल रूलर तो कंपनी ही थी। नवाब को काम मिला था कि वो पीस मेंटेन करेंगे और ऑर्डर, बट फंडिंग के लिए जो पैसे का सपोर्ट या कोई भी मिलिट्री सपोर्ट के लिए जो फंड चाहिए वो तो बेसिकली सारा तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम कंपनी कर रही थी। इससे क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ। डुअल सिस्टम से क्या हुआ? जब गवर्नेंस थी वो बेसिकली टोटली फेलियर हो गया गवर्नेंस का बंगाल का। अब तो ना कंपनी जवाब दे थी ना नवाब जवाब दे था, एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक वेलफेयर अब कोई नहीं देख रहा था। तो इससे क्या हुआ? टोटली केओस बंगाल में, क्योंकि कंपनी को ने बेसिकली जो भी राइट्स थे वो निजामत राइट्स थे और वो दीवानी राइट्स थे। पैसे बेसिकली कंपनी के पास थे, और नवाब के पास बेसिकली क्या थे? मेंटेन पीस, रूल करने का था। बट रूल तो तभी करेगा ना जब उसके पास फंडिंग होगी। तो दोनों ही अपना अपना देखने लगे। तो इससे क्या हुआ कि टोटली केओस हो गया, टोटल प्रॉपर गवर्नेंस कुछ थे ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ? जो इनस्टेबिलिटी थी वो फैल गई बंगाल में। फाइनली 1772 में हॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर होता है बंगाल का, वो उसको एबॉलिश करता है। इतना ही था बंगाल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम मैसूर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।